नमस्कार साथियों। तो फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे जीके के एक और नए वीडियो में। तो आज हम यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए और होमगार्ड के लिए यहाँ पर क्वेश्चनों को आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। तो आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा और सभी प्रश्नों का जवाब देने की कोशिश करिएगा। और यहाँ पे मैं टोटल 20 लिया हूँ क्वेश्चन, ठीक है। टोटल 20 हैं स्लाइड यहाँ पे, लेकिन मैं आपको एक क्वेश्चन में कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन आपको बताने वाला हूँ। अगर आप 3 का भी एवरेज मान के चलें तो 20 के हिसाब से 60 क्वेश्चन आपके यहाँ से बन जाएंगे, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे टोटल 60 क्वेश्चन कराने वाला हूँ। तो इससे आपको एक आइडिया लगेगा कि हमारी प्रैक्टिस अभी कहाँ तक है और अब हम कहाँ तक जा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आप इसे वीडियो को स्किप कर करके भी देख सकते हैं, ठीक है। स्किप कर करके भी देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला ही प्रश्न है कि जो भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है वो किस स्तंभ से लिया गया है। तो भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या प्रयाग स्तंभ, सारनाथ स्तंभ, अशोक स्तंभ। अशोक स्तंभ दिल्ली में पहली बात तो है नहीं, ये अशोक स्तंभ वहाँ पे है, क्या बोलते हैं, सारनाथ में है, ठीक है। कौशाम्बी स्तंभ। तो इसका सही जवाब हो जाएगा अशोक स्तंभ। आप क्या आपने इसका सही जवाब दिया अशोक स्तंभ, तो ये सारनाथ में है, ठीक है। और आप ये क्या क्या याद कर सके, जो ये अशोक स्तंभ सारनाथ में यानी वाराणसी में जो है उसको किसने बनाया, तो आप कहेंगे अशोक ने बनवाया। अशोक किस वंश के शासक थे, तो मौर्य वंश के सम्राट थे, ठीक है। अच्छा, मैं आपसे अगर बात पूछूं जो राष्ट्रीय चिन्ह हमारा है उसमें टोटल कितने शेर हैं यानी सिंह, तो आप कहेंगे टोटल 4 शेर हैं, जिसमें से 3 ठो आगे की तरफ दिखाई देते हैं, अब बाकी एक जो होता है वो पीछे होता है। अगर मैं आपसे बात पूछूं कि ये जो राष्ट्रीय चिन्ह है इसके नीचे कुछ लिखा होता है, तो क्या लिखा होता है अगर आपसे मैं पूछूं, तो वहाँ पे लिखा होता है सत्यमेव जयते, यानी सत्य की हमेशा विजय होती है। अगर मैं आपसे बात पूछूं जो ये राष्ट्रीय चिन्ह है इसको कब अपनाया गया था, तो आप कहेंगे 26 जनवरी 1950 को। जिस दिन संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, उसी दिन ही राष्ट्रीय चिन्ह को भी अपनाया गया था, ठीक है, अशोक स्तंभ। अगला देखें। अगला यहाँ पे प्रश्न है कि पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है। तो पृथ्वी का जो सैटेलाइट है वो एक ही है, वो है चंद्रमा, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं कि सबसे ज़्यादा चंद्रमा किसके पास है, सॉरी सबसे ज़्यादा उपग्रह किसके पास है, तो आप शनि बताएंगे। छल्लो वाला ग्रह शनि को कहते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं भोर या सांझ का तारा किसे कहते हैं, तो भी शुक्र को कहते हैं। सबसे गर्म ग्रह सौरमंडल का कौन सा है, अगर मैं आपसे पूछूं तो आप शुक्र बताएंगे। अगर मैं आपसे पूछूं कि सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है, तो आप बुध बताएंगे। बुध से दूरी के क्रम में अगर चलते चले जाएंगे तो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ये जो 4 ग्रह हैं ये टोटल स्थल है, मतलब यहाँ पर ज़मीन है। फिर 4 ग्रह के बाद वहाँ पे जाएंगे बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ये जो चारों हैं ये गैस जाइंट है। गैस जाइंट का मतलब होता है कि वहाँ पे कोई स्थल नहीं है, वहाँ पे कोई ज़मीन नहीं है, ये गैस का गोला है। आपको इतना याद रख लेना है, ठीक है। आज अगर मैं आपसे बात पूछूँ, जो यहाँ पे बात चली थी चंद्रमा पर सबसे पहला मानव कौन गया था, तो आप कहेंगे जो अमेरिका का था, क्या नाम था उसका, नील आर्मस्ट्रॉन्ग, वो गए थे, ठीक है। सॉरी, चंद्रमा पर सबसे पहला मानव नील आर्मस्ट्रॉन्ग थे, ठीक है। चंद्रमा पर पहुंचने वाला अगर मैं पूछूं यान कौन सा था, चंद्रमा पर जो सबसे पहला यान पहुंचा था अपोलो 11, अपोलो 11 उस यान का नाम था, ठीक है। अच्छा, आप ये बता सकते हैं पृथ्वी से चंद्रमा की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, तो आप कहेंगे 3,84,400 किलोमीटर पृथ्वी से चंद्रमा की डिस्टेंस है। अब ये बताइए गति का एसआई मात्रक क्या है, मीटर, मीटर पर सेकंड, किलोमीटर या जूल। तो गति का जो एसआई मात्रक है मीटर प्रति सेकंड है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका सही जवाब हो जाएगा। गति का एसआई मात्रक मीटर पर सेकंड है, ठीक है। वेग का क्या मात्रक है, वेग का भी वही मात्रक है मीटर पर सेकंड, ठीक है। क्या आप सभी प्रश्नों का जवाब दे पा रहे हैं कि नहीं, वीडियो को आप पॉज कर लीजिएगा फिर जवाब दीजिएगा। अगर आपको जवाब सारे पता हैं तो आप वीडियो को स्किप करके भी देख सकते हैं। अच्छा, गति का सूत्र बता सकते हैं, गति का सूत्र क्या होता है, दूरी बटा समय। एकांक समय में चली गई दूरी को क्या बोलते हैं, गति बोलते हैं, ठीक है। समय का मात्रक सेकंड होता है। और क्या याद करेंगे इसमें, और कुछ नहीं। भारत का सर्वोच्च न्यायालय की अगर बात करें तो भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय है, सर्वोच्च न्यायालय को बोलते हैं सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट को एससी शॉर्ट में बोलते हैं। सुप्रीम कोर्ट ये कहाँ पर है, तो आप कहेंगे नई दिल्ली में ही है। सुप्रीम कोर्ट नई दिल्ली में है और पूरे भारत में सुप्रीम कोर्ट केवल एक ही होता है। और ये क्या बोलते हैं, अंतिम अपीलीय न्यायालय है, यानी यहाँ पे अपील करने के बाद आप कहीं पे नहीं जा सकते, मतलब सारा डिसीजन अगर फाइनल होगा तो वो यहीं पर होगा। अगर मान लीजिए आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट गए, वहाँ से आप संतुष्ट नहीं हुए तो आप हाई कोर्ट जा सकते हैं। हाई कोर्ट
से भी अगर आप संतुष्ट नहीं हुए तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और जो वहाँ का न्यायालय होगा उसने जो फैसला दे दिया वो मान्य होगा। उसके बाद आप कहीं पर भी अपील नहीं कर सकते। ठीक है। SC जो है इसका भी याद रख लीजिएगा एक, कि जो इसकी स्थापना हुई थी 28 जनवरी 1950 को हुई थी, और इसमें जो भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश बने थे वो HJ कानिया बने थे, ये इनका नाम था। अच्छा, मैं आपसे बात पूछूं कि जो ये सुप्रीम कोर्ट है ये संविधान के कौन से भाग में है, तो ये भाग नंबर 4 में है। ठीक है, आपको इतना याद रख लेना है, भाग नंबर 4 में सॉरी भाग नंबर 4 में नहीं, यार माफ़ करना, भाग नंबर 4 में नहीं, भाग नंबर 5 में। अच्छा, मैं वो भूल गया था। ठीक है, भाग नंबर 5 में है। और क्या इसमें याद करेंगे, चलिए ठीक है, अगला देखें। जो वायुमंडल में है सबसे अधिक पाई जाने वाली क्या बोलते हैं गैस कौन सी है, वायुमंडल में पाई जाने वाली सबसे अधिक गैस कौन सी है, तो बताइए। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन। तो नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा वायुमंडल में पाई जाती है, लगभग 78% के आसपास पाई जाती है, और बाकी जो दूसरी सबसे अधिक गैस पाई जाती है वायुमंडल में वो ऑक्सीजन है, लगभग 21 या 20% के आसपास। आपको अप्रॉक्स में नहीं देगा, 20-21 दोनों ऑप्शन नहीं दे सकता, क्योंकि 20 पॉइंट समथिंग कुछ होता है तो उसको 21 मान लेते हैं लगभग। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा लगभग 0.04% के आसपास होती है। ठीक है, अगला देखें। भारत में जो पंचायती राज व्यवस्था हुई थी किस वर्ष लागू हुई थी, इसका जवाब बताइए। पंचायती राज व्यवस्था तो यहाँ पर 1992 लिखिए, यहाँ पर ये गलत है, 1962 नहीं होगा, 1992। एक ऑप्शन को करेक्ट कर लीजिएगा, 1992 में। ठीक है, कौन सा संविधान संशोधन हुआ था, 73वां संविधान संशोधन लागू हुआ था। कब हुआ था, आपको इतना याद रखना है कि 24 अप्रैल 1993 में हुआ था। ठीक है, इसी संशोधन से 1992 में पंचायती राज व्यवस्था किस वर्ष लागू हुई थी, तो 1992 में हुई थी। पंचायती राज के जनक है, अगर मैं आपसे कौन पूछूं क्या बताएंगे, बलवंत राय मेहता हैं पंचायती राज के जनक। पंचायती राज अगर मैं आपसे बात करूँ, जैसे सुप्रीम कोर्ट मैंने आपसे कहा तो भाग नंबर 5 में है, तो वैसे पंचायती राज व्यवस्था जो है वो संविधान का कौन सा भाग में है, तो पंचायती जो राज व्यवस्था है वो संविधान के 4थे भाग में। अच्छा, ये वाला था, 4था भाग ये वाला था, मैंने गलती से उसमें बोल दिया था। ठीक है, इसमें 3 स्तरीय सिस्टम होते हैं, 3 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में 3 स्तर के होते हैं। आप सुना होगा ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद। ये टोटल ग्राम पंचायत की राज व्यवस्था के 3 सिस्टम है, अंग बोल सकते हैं, जो भी बोले आप। ठीक है, इसका सही जवाब होगा 1992 में, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला देखें, यहाँ पे ऊर्जा और कार्य एक ही है, ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक, कार्य का मात्रक जूल, ऊर्जा का भी मात्रक जूल वही होता है। वाट होता है हमारा शक्ति का होता है, न्यूटन बल का मात्रक न्यूटन होता है, एम्पियर विद्युत धारा का मात्रक होता है। ठीक है, और क्या इसमें याद करेंगे, और इसमें और क्या, जिसे हाँ एक ऊर्जा में आता है काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा, हाफ mv² होता है, k = हाफ mv², यानी काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं के को। अब ये बताइए कि विश्व का सबसे लंबा नदी तंत्र कौन सा है। ध्यान धरिएगा, इसका गंगा जवाब नहीं होगा। मैंने क्या पूछा, लंबी तो गंगा है लेकिन लंबा नदी तंत्र पूछा है। ठीक है, विश्व का सबसे लंबा नदी तंत्र कौन सा है, तो नील नदी हो जाएगा। विश्व का पूरे बात करें तो नील नदी ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। नील नदी की जो लंबाई आप जानते कितना है, 6650 लगभग किलोमीटर, 6650 किलोमीटर के आसपास है। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं गंगा की लंबाई कितनी है, तो गंगा नदी की लंबाई है 2525, यानी 2525 किलोमीटर गंगा की लंबाई है, और ये भारत की सबसे लंबी नदी गंगा है। चौड़ी नदी अगर बात पूछूं तो ब्रह्मपुत्र है। ठीक है, अगर मैं आपसे 5 पूछूं, जो नील नदी तंत्र है क्या बोलते हैं, कौन से महाद्वीप में है, कौन से आइलैंड में है, तो आप कहेंगे अफ्रीका महाद्वीप में है। इसके बात करूं तो विश्व का सबसे लंबा नदी तंत्र नील नदी तंत्र हो गया। और दूसरी सबसे लंबी नदी तक कौन सी है, तो अमेज़न रिवर है। ठीक है, और नील नदी जो किन सागरों में गिरती है, तो भूमध्य सागर। अच्छा, आप ये बता सकते हैं जो गंगा नदी है वो कहाँ से निकलती है, तो उत्तराखंड के गंगोत्री ग्लेशियर से निकलते हुए आपका उत्तर प्रदेश से होते हुए, उत्तर प्रदेश से फिर आपका बिहार होते हुए, पश्चिम बंगाल होते हुए सीधे आकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ठीक है, अगर कुछ गलती हो तो मुझे माफ़ करिएगा, थोड़ा करेक्ट मैं नहीं कर पा रहा हूँ, अगर मुझसे गलती हो गई होगी तो। ठीक है, अगला देखें, हरित क्रांति का संबंध किससे, उद्योग, शिक्षा, कृषि। तो सीधा संबंध है, हरित क्रांति का संबंध कृषि से ही है। 1960 के दशक में ये आया हुआ था। ठीक है, और इसका प्रमुख स्रोत क्या था, हरित क्रांति में सबसे ज़्यादा जो क्या बोलते हैं मुख्य मेन जो फसल थी
मेन फीड थी वो क्या थी, तो आप बोलेंगे गेहूँ और चावल, इसी को बढ़ावा देना था। उस समय अगर मैं आपसे बात पूछूं भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, तो आप कहेंगे लाल बहादुर शास्त्री थे। 1962 में तो युद्ध था चाइना से, फिर क्या बोलते हैं, अमेरिका के पास गेहूं और चावल के भंडार थे, तो वो देने से मना कर रहा था। तो वही लाल बहादुर शास्त्री ने कहा था कि हफ्ते में एक दिन का उपवास करेंगे, कुछ इस तरीके से कहा था, या एक टाइम खाना खाएंगे एक टाइम नहीं खाएंगे, ऐसा कुछ कहा था उन्होंने। ठीक है, मुझे ठीक तरीके से याद नहीं है अभी, शायद उन्होंने हफ्ते में एक दिन का उपवास रखने को सभी देशवासियों को कहा था, क्योंकि अन्न का जो भंडार है उसकी प्रतिपूर्ति नहीं हो पा रही थी। प्रतिपूर्ति का मतलब कंजप्शन नहीं हो पा रहा था, अनाज काफ़ी कम थे, इसीलिए 1960 के दशक में हरित क्रांति को लाया गया। इसके जनक मैं आपसे पूछूं MS स्वामीनाथन थे। अगर मैं बात पूछूं विश्व स्तर पर जनक कौन थे हरित क्रांति के, विश्व के, ये तो केवल भारत पे है कि भारत में जो हरित क्रांति के जनक है वो MS स्वामीनाथन है, लेकिन विश्व स्तर पर जो जनक है नॉर्मन बोरलॉग है। ठीक है, इतना याद रखिएगा। और इसका उद्देश्य क्या था, पहली बात तो कृषि के उत्पादन, कृषि का जो उत्पादन है, मैन्युफैक्चरिंग एक तरीके से बोले तो उसमें वृद्धि करना, बढ़ाना उसको। अगला देखें, तांबा का रासायनिक प्रतीक क्या है, TaCuCO तांबे का रासायनिक प्रतीक है Cu। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही जवाब। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, परमाणु क्रमांक 29 पे आता है, आपने याद करा होगा, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर, जिंक। कॉपर को ही तांबा बोलते हैं। तो 29 पे आता है, तांबा किस प्रकार की धातु है, अगर मैं आपसे विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक ही है। ठीक है, और क्या है इसमें याद करेंगे, बस इतना ही। अगला देखिए, जो भारत का संविधान है वो किस दिन अपनाया गया था, तो इसका जवाब बताइए कि भारत का संविधान किस दिन अपनाया गया था। 15 अगस्त 1947, 26 नवंबर 1949, 26 जनवरी 1950। तो भारत का संविधान अपनाया गया था, लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, लेकिन अपनाया गया था 26 जनवरी 1949 को। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा। ठीक है, ये गलती से ये मत कर लीजिएगा, क्योंकि लागू हुआ था इस दिन, अपनाया गया था 26 जनवरी 1949, सॉरी 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। और क्या क्या याद कर सकते हैं, संविधान सभा के उस समय अध्यक्ष कौन थे, अगर मैं बात पूछूं जब भारत का संविधान अपनाया गया तो उस समय अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, अगर मैं आपसे पूछूं तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। संविधान दिवस, अगर इसी में प्रश्न बन जाएगा कि संविधान दिवस कब मनाया जाता है, तो देखिए 26 जनवरी 1949, तो 26 नवंबर हो जाएगा। और क्या, 26 नवंबर को ही संविधान दिवस मनाया जाता है। अगला देखें, किस ग्रह के पास सबसे अधिक उपग्रह, पृथ्वी, मंगल, शनि। तो मैंने आपको बताया शनि, जब हम लोग पढ़े थे ना तो 82 चंद्रमा था उस समय, हम लोग 12वीं में जब पढ़े थे, 2022 उसकी बात है, तब उस समय जो पढ़े थे कि शनि के पास 82 चंद्रमा है। पता नहीं, हमने पढ़ा नहीं इसके बारे में, लेकिन अभी भी इसी के पास सबसे ज़्यादा चंद्रमा है शनि। ठीक है, और शनि से जो दूरी के क्रम में पूछे तो छठा ग्रह है। दूसरा सबसे अधिक उपग्रह वाला ग्रह कौन है, यानी सबसे पहला तो हो गया कि सौरमंडल का ऐसा कौन सा ग्रह है जिसके पास सबसे अधिक उपग्रह यानी सैटेलाइट्स हैं, तो शनि बोल दिया। लेकिन अगर दूसरे की बात करें तो वो है जुपिटर यानी बृहस्पति। बृहस्पति को जानते हैं सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। ठीक है, और शनि की विशेषता आप जानते हैं, इसके चारों तरफ रिंग्स होते हैं जो कि काफ़ी सुंदर लगते हैं दिखने में। और जो शनि क्या बोलते हैं, इसका घनत्व इतना कम है ना, पानी के घनत्व से इतना कम है कि अगर आप इसको शनि ग्रह को अगर उठा के पानी में अगर आप इसको रख देंगे ना तो ये तैरने लगेगा, क्योंकि इसकी जो डेंसिटी है वो पानी से भी कम है, यानी घनत्व। ठीक है, अगला देखें, रक्त का शुद्धिकरण शरीर के किस अंग में होता है, हृदय, फेफड़ा, गुर्दा। तो बताइए, रक्त का शुद्धिकरण किडनी यानी गुर्दे में होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। मानव शरीर में गुर्दे जानते हैं आप कितने हैं, टोटल 2 ही गुर्दे होते हैं, किडनी जिसको बोलते हैं, किडनी कहें तो ठीक है। खून को जो पंप करता है वो अंग कौन सा है, खून को जो अंदर पंप करता है उसके 4 भाग होते हैं। ठीक है, 4 भाग आप जानते ही हैं। ठीक है, और पंप करने वाला कौन है, हृदय ही है। ठीक है, हार्ट जिसको बोलते हैं। रक्त का लाल रंग हीमोग्लोबिन के कारण होता है। उस हीमोग्लोबिन क्या एक तरह का प्रोटीन ही है। ठीक है, और इसके विषय में क्या जान सकते हैं, यही। अगला देखिए, हाँ, और ये वाला, ये यकृत, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग, आंतरिक अंग जो है ये यकृत ही है। अगर मैं आपसे पूछूं केवल शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है, अगर यकृत ना आए यानी लीवर ना आए, अगर आ जाए स्किन, तो स्किन जो है मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग है। अगर ये पूछे कि
आंतरिक सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो वो लीवर है। आंतरिक का मतलब होता है इंटरनल, अंदर का जो शरीर का भाग है। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? तो भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है मीठे पानी की? तो बुलर झील, कश्मीर, जो कि कश्मीर में है। हम लोगों ने ऐसे याद किया था, बुलर झील कश्मीर। चिल्का झील जो कि उड़ीसा में खारे पानी की झील है। ठीक है, और क्या याद करेंगे, बस यही, मुझे इसके बारे में अब नहीं पता। अगला देखिए, किस धातु का उपयोग विद्युत तार बनाने में अधिक होता है? लोहा, तांबा, सोना, चांदी। किस धातु का उपयोग विद्युत तार बनाने में? तांबा, जिसको कॉपर बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तांबा क्यों ही उपयोग होता है? क्योंकि ये विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक होता है, मैंने आपको बताया। दूसरी धातु जो उपयोग होती है तो एल्युमिनियम होती है। एल्युमिनियम ज़्यादातर प्रयोग होता है हम लोग के यहाँ पे। ठीक है, तांबे का रासायनिक सूत्र मैंने आपको बताया था, या Cu होता है। बताइए कला कि साइमन कमीशन भारत कब आया? 1919, 27, 35, 42। तो साइमन कमीशन भारत आया था 1928 हो जाएगा, 27 नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, आयोग का अध्यक्ष कौन था? जॉन सीमन थे। ठीक है, भारत में विरोध का नारा सीमन गो बैक दिया गया था इसी समय। ठीक है, और जो लाला लाजपत राय की जो लाठी डंडी से मार के जो हत्या की जाती है, उसी के विरोध में हुआ था 1928 में। ठीक है, 1931 मार्च नहीं 23 मार्च 1931 को ही भगत सिंह को फांसी दे दी गई थी। इतना आप याद कर लीजिएगा। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा? देखिए आ गया ना, त्वचा हो जाएगा। अगर आंतरिक अंग पूछे तो यकृत हो जाएगा। त्वचा का आप जानते हैं जो मेन वर्क होता है वो क्या होता है? शरीर की रक्षा करना। त्वचा की जो परतें, जो लेयर्स होते हैं, त्वचा की कितने परतें होती हैं? तो एपिडर्मिस जिसको बोलते हैं, एक डर्मिस बोलते हैं। ठीक है, और क्या इसमें और कुछ याद नहीं। 3 से 4 क्वेश्चन आपके ऐसे हो गए। मानव शरीर का सबसे बड़ा त्वचा हो गया, आंतरिक अंग यकृत हो गया, सबसे बड़ा अंग भी यही है। ठीक है, सबसे बड़ा अंग यही भी है। त्वचा की परतें मैंने आपको बताई दी, एपिडर्मिस, डर्मिस एक है। त्वचा का मेन काम क्या है? शरीर की हमारी सुरक्षा करना। अगला देखिए यहाँ पे, भूकंप की तीव्रता मापने का पैमाना क्या है? पैमाना की बात है, स्केल की बात किया गया है, ना कि कोई यंत्र का। तब तो वो हो जाएगा, क्या बोलते हैं, भूकंप को जो मापता है, भूकंप को मापने का यंत्र क्या बोलते हैं? बता, सिस्मोग्राफ। ठीक है, लेकिन भूकंप की तीव्रता फ्रीक्वेंसी को मापने का स्केल क्या है? तो रिक्टर स्केल है। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। भूकंप की तीव्रता मापने का पैमाना रिक्टर स्केल है। ठीक है, अब भूकंप मापने का यंत्र कौन सा है? तो वो सिस्मोग्राफ है। ठीक है, और क्या, चलिए ठीक है। अगला, भारत का राष्ट्रीय फल, अरे यार ये तो आसान है। हाँ, अगला, सूर्य ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या? सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत बताइए क्या हो जाएगा? तो नाभिकीय संलयन, रासायनिक केमिकल रिएक्शन, दहन, या ग्रेविटेशन यानी गुरुत्वाकर्षण। तो नाभिकीय संलयन यानी न्यूक्लियर फ्यूजन। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। जो सूर्य में मुख्य गैस है वो हाइड्रोजन है। संलयन से जब जुड़ाव होता है तो वो बनता है हीलियम। ऊर्जा कैसे निकलती है? द्रव्यमान ऊर्जा का परिवर्तन होता है। द्रव्यमान का मतलब जो द्रव्यमान मास होता है उसमें ऊर्जा का परिवर्तन होता है, जिसके कारण प्रकाश निकलता है और ऊर्जा निकलती है। न्यूक्लियर फ्यूजन क्या होता है कि जब क्या बोलते हैं, जब 2 हल्के परमाणु जो होते हैं नाभिक मिलकर एक भारी नाभिक बनाते हैं और बहुत अधिक ऊर्जा निकलती है, इसलिए इसे न्यूक्लियर फ्यूजन कहते हैं। ठीक है, सूर्य में क्या होता है कि मतलब जो क्या बोलते हैं, जो हाइड्रोजन के नाभिक हैं वो मिलते हैं, फिर उसमें हीलियम बनाते हैं, जिससे क्या होता है बहुत सारी ऊर्जाएं उत्पन्न होती हैं। तो चलिए ठीक है, इतना आप पढ़ लीजिएगा वीडियो को। ठीक है, फिर से एक बार वीडियो को देखना हो तो देख लीजिएगा। तब तक आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद।